हेलो दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट करी है जिसके अंदर हम किसी भी पर्टिकुलर कैरेक्टर या किसी पर्टिकुलर सीरीज से रिलेटेड उसके टॉप 10 बैडेस्ट मोमेंट्स को रैंक करने वाले हैं। तो इसके एपिसोड 1 के अंदर हमने बात करी थी टॉप 10 बैडेस्ट मोमेंट्स ऑफ ज़ोरो, जिसके अंदर बहुत सारे तगड़े मोमेंट्स को हमने कवर किया था, जिसपे आपने काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी दिखाया था। तो हाँ, हम एक बार फिर से लेके आ गए हैं इसका एपिसोड 2, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं टॉप 10 बैडेस्ट मोमेंट ऑफ लूफी, जिसके अंदर एक से एक कमाल के मोमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको आज की वीडियो के अंदर। तो हाँ, वीडियो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना है। बाकी सब्सक्राइब करना ना करना वो तो आपकी खुद की मर्जी होनी चाहिए। तो ज्यादा आपका टाइम ना लेते हुए और इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं, वो भी बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले नंबर 10 पे आता है अराइवल एट द सबोडी आइलैंड। आप सभी ने देखा होगा कि लूफी और उसका क्रू काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं न्यू वर्ल्ड में जाने के लिए, जिसके लिए वो सबसे पहले जाते हैं फिशमैन आइलैंड पे। लेकिन चीजें उनके लिए इतनी आसान नहीं होती है वहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा इंटेंस हो जाती है, क्योंकि उन्हें फेस करना पड़ता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरलॉर्ड में से एक कुमा को। और ये बैटल बिल्कुल भी आसान नहीं होती है, और कुमा सबको वाइप आउट कर देता है और सारा क्रू बिखर जाता है। जिसके बाद 2 साल की इंटेंस ट्रेनिंग के बाद जब ये लोग वापस रिटर्न करते हैं, तो शुरू में तो हम देखते हैं कि लूफी अपने आप को छुपाने की काफी कोशिश करता है। लेकिन क्या आपको लगता है लूफी अपने आप को छुपा पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, तो उसके ऊपर जो 3 लेजर बीम से अटैक किया जाता है, उसे वो बहुत ही तगड़े तरीके से डॉज कर लेता है, जो देखने में बहुत मजा आता है। और यही नहीं, वो PX5 को सिंगल हिट में नॉकआउट कर देता है, जिसको पूरी टीम मिलकर नहीं हरा पाती है प्री टाइम स्किप से पहले। तो हाँ, ये वन ऑफ द बैडेस्ट मोमेंट में से एक था। नंबर 9 पे आता है गियर 4 स्नेक मैन फॉर्म आफ्टर टाइम स्किप। लूफी की सबसे ज्यादा तगड़ी फाइट और जहां पे उसे सबसे ज्यादा स्ट्रगल करने को मिलता है, वो फाइट होती है काटागुरी के साथ। और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि काटागुरी जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट मैन और राइट हैंड मैन है, वो भी वन ऑफ द एम्परर का। तो ये फाइट तो मुश्किल होनी ही थी, और पूरी फाइट को देखने पे ऐसा लगता है कि ये पूरी फाइट वन साइडेड जा रही है, और जहाँ पे काटागुरी बड़े आसानी से लूफी से जीत रहा होता है। लेकिन हाँ, इसी फाइट के दौरान लूफी अपनी हाकी, वो भी ऑब्जर्वेशन वाली, को एडवांस लेवल पे लेके जाते हुए दिखाई देता है। लेकिन ये वन ऑफ द बैडेस्ट मोमेंट में से एक नहीं था। बैडेस्ट मोमेंट तो वो था जहां पे हमें देखने को मिलता है कि लूफी अपने गियर 4 को एक और बार अनलॉक करता है, और देखने को मिलता है हमें उसकी स्नेक मैन फॉर्म। और लूफी इसको अनलॉक इसलिए कर पाता है क्योंकि ये फाइट बहुत ही ज्यादा इंटेंस थी, जिसमें देखने को मिलता है उसके काफी तगड़े अटैक, जिसमें उसके पंच काफी ज्यादा स्ट्रेच हो पाते हैं और उसका इंटेंसिटी काफी ज्यादा हाई होती है। तो हाँ, ये वन ऑफ द बैडेस्ट मोमेंट में से एक तो था ही। एंड इसके बाद नंबर 8 पे आता है गिविंग हिज हैट टू नामी। नो डाउट आर्लोंग आर्क वन ऑफ द बेस्ट आर्क में से एक थी, क्योंकि ये वो पॉइंट था जहां पे हम में से काफी सारे फैंस इस सीरीज से हुक हो चुके थे, जहां हमें नामी का पास्ट, काफी सारी इमोशनल चीजें, बहुत कुछ जानने को मिलता है। जहां पे हम देखते हैं कि बाकी कैरेक्टर्स जैसे ज़ोरो, उसप एंड सांजी जो है नामी का पास्ट जानने में लगे रहते हैं, लेकिन लूफी को इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। और जब तक नामी उसे हेल्प के लिए नहीं बोलती है, वो बीच में नहीं पड़ता है। और इस मोमेंट पे जहां पे नामी उसे फ्रस्ट्रेट होके बोलती है कि हेल्प मी, वो मोमेंट बहुत ही ज्यादा कमाल का था। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल का लगता है कि नामी को वो अपनी हैट पहना देता है और उसके बाद जोर से चिल्ला के बोलता है कि यस आई विल। और इस पॉइंट पे जो इस सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक हमें देखने को मिलता है, और वो भी उसके साथ लूफी एंड बाकी कैरेक्टर्स की जो वॉक हमें देखने को मिलती है, लिटरली में बहुत ज्यादा बैडेस्ट लगती है। They'll be here soon. I'd bet my life on it. इसके बाद नंबर 7 पे आता है लूफी अनलॉक्स हिज गियर 4 और बाउंस मैन। किसी को भी ये चीज एक्सपेक्टेड नहीं थी कि लूफी हमारा गियर 3 के बाद गियर 4 को भी अनलॉक करने वाला है, क्योंकि ये एक ऐसे पॉइंट पे अनलॉक की जाती है जहां पे बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड सी थी। लेकिन जैसे ही वो इस फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, तो डोफ्लामिंगो के साथ साथ हमारे रिएक्शन भी काफी ज्यादा वियर्ड थे इस फॉर्म को लेके, क्योंकि ये एक उड़ता हुआ और उछलता हुआ बाउंस मैन या गुब्बारे की तरह देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही इस फॉर्म के अंदर आने के बाद लूफी अपने गोरिल्ला पंचेस और अपनी पावर दिखाता है, तो वो बहुत ही ज्यादा बैडेस्ट फॉर्म लगती है देखने में। और यही नहीं, इसकी ट्रू स्ट्रेंथ तो हमें तब देखने को मिलती है जब हमें पता लगता है कि लूफी उसको एक पंच में हराने वाला है, और वो उसको 1 पंच के अंदर नॉकआउट भी कर देता है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का सीन था।
एंड नंबर 6 पे आता है लूफी अनाउंस हिमसेल्फ एज अ पायरेट किंग एट मरीन फोर्ड। वन पीस सीरीज शायद शुरू में सबको पसंद ना आए क्योंकि ये बहुत टाइम लेती है बिल्ड करने में, लेकिन जिसने भी मरीन फोर्ड आर्क तक इस सीरीज को देखा होगा वो इस सीरीज से वापस पीछे नहीं जा सकता है, क्योंकि ये आर्क बहुत ही ज्यादा कमाल की आर्क थी। क्योंकि इसके अंदर हमें काफी सारे इमोशंस, बहुत सारे एक्शन एंड बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। और इसी में से एक मोमेंट वो भी था जहाँ पे लूफी व्हाइट बियर्ड के सामने, जो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैन कहा जाता है और वो खुद एक प्रीवियस पायरेट किंग मींस गोल्डी रॉजर का राइवल भी था, उसके सामने खड़ा होके वो बोल देता है कि मैं पायरेट किंग बनने वाला हूँ। और ये चीज कितनी ज्यादा बैडएस थी और कितनी ज्यादा कमाल की थी, वो जब आप आंख देखोगे या फिर आपने देख रखी है तो आपने देखा होगा कि वहां के लोगों के रिएक्शन कैसे थे। वो खुद इस चीज को बयां कर देती है जो देखने में बहुत ज्यादा कमाल की लगती है। एंड यही नहीं, एक एम्परर के सामने खड़े होके वो इतना फियरलेसली बात करता है जो देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है, तो इसे तो लिस्ट में होना ही था। इसके बाद नंबर 5 पे आता है लूफी यूजेस हिज कॉन्कर हाकी एट फिशमैन आइलैंड आर्क। आप सभी जानते हो कि ये आर्क पहली ऐसी आर्क थी जहां पे हमें आफ्टर टाइम स्किप पूरी क्रू की स्ट्रेंथ को विटनेस करते हुए देखने का मौका मिलता है, जहां पे हम देखते हैं कि होडी, जिसे एक फिशमैन और एक इंसान दोनों से काफी ज्यादा नफरत होती है, वो अपने 1 लाख बंदों के साथ फिशमैन आइलैंड पे अटैक कर देता है। तो सबसे पहले हम जिम्बे को देखते हैं जो एज अ एक्ट प्ले करता है कि वो हार चुका है और कैप्चर भी हो चुका है, ताकि वो हीरो की तरह एज अ पोर्ट्रे कर सके लूफी को और उसकी एंट्री को। और हम देखते हैं कि लूफी किस तरह से कमाल की एंट्री लेके आता है शार्क के मुंह से, जो सिराहोशी का एक पेट होता है, और उसके एंट्री के जस्ट बाद ही वो एक किक में होडी को काफी ज्यादा दूर फेंक के गिरा देता है। लेकिन बैडएस मोमेंट तो वो था जब वो जोरो और सांजी को अपने हाथों से साइड कर देता है और अपनी वॉक के थ्रू आगे आता है और अपनी कॉन्कर हाकी को यूज करता है और पलक झपकते ही 50,000 से ज्यादा लोगों को नॉकआउट कर देता है, जो बहुत ही ज्यादा कमाल का मोमेंट था। क्योंकि एक तो इसका बीजीएम और एक साथ इतने लोगों को नॉकआउट करना बहुत ही ज्यादा गूज़बम्प से भरा हुआ था। एंड इसके बाद नंबर 4 पे आता है चैलेंजिंग द वर्ल्ड गवर्नमेंट। अगर मुझसे कोई पूछे मरीन फोर्ड आर्क से पहले कौन सी बेस्ट आर्क हमें देखने को मिलती है, तो वो एनिस लॉबिस आर्क में कहूंगा। क्योंकि इस आर्क के दौरान हम देखते हैं कि रॉबिन, जिसे CP9 पकड़ लेती है और उसको एग्जीक्यूट करने वाली होती है, अब क्योंकि वो एक वर्ल्ड गवर्नमेंट का पार्ट थे तो शायद ही कोई उनके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत करता और शायद इस फैसले को बड़ी आसानी से मान भी लेता। लेकिन लूफी और उसके क्रू मेंबर्स पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट के इस फैसले से इनकार कर देते हैं, जो शायद आप एक्सपेक्ट भी कर सकते थे उस पॉइंट पे कि हाँ, हमारी मेन कास्ट कुछ तो करने वाली है। लेकिन वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को जला के पूरी वर्ल्ड गवर्नमेंट से फाइट ले लेगी, ये शायद ही आप में से किसी ने एक्सपेक्ट किया होगा। और देखने में ये चीज बहुत ही ज्यादा कमाल की लगती है उस पॉइंट पे। और आप सभी ने ब्रिंग इट ऑन डायलॉग तो सुना ही होगा। Bring it on. अरे नहीं, सलमान भाई वाला नहीं। Die! You morons can't challenge the entire world and expect to win! Yeah? Bring it on! अपने लूफी के मुंह से जो सुनने को मिलता है वो लिटरली में बहुत ही ज्यादा बैडएस मूवमेंट में से एक था मेरे लिए। एंड नंबर 3 पे आते हैं 2 कमाल के मूवमेंट्स जहां पे लूफी अपनी कॉन्कर हाकी को यूज करता है, जिसमें से सबसे पहला मूवमेंट है जब लूफी अपनी कॉन्कर हाकी को मरीन फोर्ड पे यूज करता है। आप सभी ने इस आर्क के दौरान देखा होगा कि लूफी कितना ज्यादा डेस्परेट होता है अपने भाई को बचाने के लिए और वो पूरी आर्क के दौरान भागते हुए दिखाई देता है। लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पे उसका भाई ऑलमोस्ट एग्जीक्यूट होने ही वाला होता है कि लूफी बहुत तेजी से चिल्लाता है और अनकॉन्शियसली वो अपनी इस कॉन्कर हाकी को यूज कर लेता है, जो कमाल का था ही। लेकिन सबसे ज्यादा कमाल की चीज जो हमें देखने को मिलती है वो होते हैं बाकी सारे कैरेक्टर्स के रिएक्शन। क्योंकि उस आर्क के दौरान हमने बहुत सारे वॉरलॉर्ड्स, बहुत सारे लोग देखे थे वहां पे, जहां पे एम्परर था, अकाइनु जैसे बहुत सारे मरीन्स थे, जिनके रिएक्शन उस पॉइंट पे देखने में बहुत ही ज्यादा बैडएस लगते हैं और वो ये चीज बताते हैं कि हाँ, लूफी के पास कुछ पावर है। एंड इसके बाद जो दूसरा मोमेंट हमें देखने को मिलता है जो 3rd पोजीशन पे ही आता है वो होता है डेरेसरोसा आर्क के दौरान, जहां हम देखते हैं कि लॉ हार के नीचे गिरा होता है और डोफ्लामिंगो उसके ऊपर किक करने वाला होता है, लेकिन तभी लूफी अपने पैर से उसकी किक को रोक लेता है और फिर देखने को मिलता है डोफ्लामिंगो वर्सेस लूफी के हाकी का क्लैश, जो बहुत ही ज्यादा कमाल की होती है। और इन दोनों की हाकी के क्लैश की वजह से पूरा आसमान फट जाता है और दोनों के जो कलर होते हैं वो जो जब एक दूसरे से टकराते हैं
हैं देखने में बहुत ज्यादा बैडएस लगते हैं। तो हाँ, इस मूवमेंट को तो हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमाल का मूवमेंट था। एंड इसके बाद नंबर 2 पे आता है लूफी पंच अ सेलेस्टियल ड्रैगन। आप सभी ये बात जानते हो कि जो वन पीस की जो फूड चेन दिखाई गई है, जो हायरार्की हमें दिखाई गई है, उसमें सबसे ऊपर आते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन, जिनके हुक्म को वर्ल्ड गवर्नमेंट को भी मानना पड़ता है और इनके फैसले के अगेंस्ट में जाने का मतलब है आप सीधे वर्ल्ड गवर्नमेंट से पंगा ले रहे हो। लेकिन सबूडी आग के दौरान हमें दिखाया जाता है कि किस तरह से एक सेलेस्टियल ड्रैगन हाची को अपने इशारों पे नचाता है और बाद में उसको गोली भी मार देता है, तो बहुत सारा खून निकलता है, जिसके बाद हाची जो है हमारा जमीन पे लेटा हुआ दिखाई देता है। अब उस रूम के अंदर काफी सारे बड़े बड़े लोग होते हैं, लेकिन कोई भी उस सेलेस्टियल ड्रैगन के अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं करता है। लेकिन जब ये बात हमारे लूफी को पता चलती है तो वो बिना सोचे समझे अपनी वॉक करके उसके आगे बढ़ता है और एक ही मुक्के में उसे नॉकआउट कर देता है। और लिटरली में ये जो पंच हमें देखने को मिलता है, ये वन ऑफ द आइकॉनिक पंच में से एक है पूरी वन पीस सीरीज का। तो बहुत ही ज्यादा कमाल का मूवमेंट उस समय पे हमें देखने को मिलता है, तो इसे तो हम लिस्ट में रखने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकते थे। ये मूवमेंट कितना ज्यादा कमाल का था वो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि वानो आर्क से पहले ये पॉइंट हमेशा से नंबर 1 पे हुआ करता था। तो आप सही समझ रहे हो कि जो हमारा नंबर 1 पे मूवमेंट आने वाला है वो होने वाला है वानो आर्क से। लेकिन उसके ऊपर बात करने से पहले चलिए बात करते हैं कुछ ऑनरेबल मेंशन के बारे में जो बहुत ही ज्यादा कमाल के मूवमेंट्स थे। जैसे लूफी अनलॉक हिज सेकंड गियर, वो बहुत ही कमाल का पावर अप था सीरीज के अंदर, क्योंकि उस समय पे हमें गियर वगैरह के बारे में इतना आइडिया नहीं था और लूफी को ये चीज समझ आ जाती है कि अगर उसे अपनी क्रू को प्रोटेक्ट करना है तो उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और उसके बाद वो अनलॉक करता है अपने सेकंड गियर को। तो वो बहुत ही कमाल का और बैडएस मूवमेंट था। इसके बाद एक और कमाल का मूवमेंट जब लूफी बिग मॉम को चैलेंज कर देता है। अगर आपने फिशमैन आइलैंड आर्क को पूरा देखा है तो उसके लास्ट में आपने देखा होगा कि कैसे लूफी अपनी टेरिटरी बनाने के लिए फिशमैन आइलैंड को वो बिग मॉम को चैलेंज कर देता है और एक एम्परर को चैलेंज करके वो कितने बड़े खतरे को मोल लेने वाला था उसको खुद नहीं पता था, लेकिन बीइंग अ बैडएस ये तो करना ही था और वो बहुत कमाल का मूवमेंट लगता है। एंड फाइनली नंबर 1 पे जो मूवमेंट आता है वो बहुत ही ज्यादा बैडएस और बहुत ही ज्यादा कमाल का है, क्योंकि अगर आप सभी ने वानो आर्क फॉलो करी है तो आप सभी ने ये चीज नोटिस करी होगी कि कितनी स्ट्रगल करने के बाद और कितनी मुश्किल से हमारे सारे वॉच जनरेशन के मेंबर जो हैं वो ओनिगा सीमा के टॉप फ्लोर पे पहुंचते हैं ताकि वो फेस कर सके हमारे बिग मॉम और काइडो को। लेकिन उनमें से भी सबसे ज्यादा लास्ट में पहुंचता है हमारा लूफी उस फ्लोर के ऊपर। और जैसे ही लूफी वहां पहुंचता है वो दोनों एम्परर जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दोनों उसके सामने खड़े होते हैं और बोल रहे होते हैं और उसको धमकाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बिना डरे बिना उनकी तरफ देखे उनको बड़े बैडएस मूवमेंट के तरीके से उनको पास कर देता है। और ये जो वॉक हमें देखने को मिलती है ये सिर्फ इस सीरीज की नहीं, इस एनिमे की नहीं, बल्कि पूरे एनिमे फैंडम में वन ऑफ द टॉप बैडएस वॉक में से एक थी जो बहुत ही ज्यादा कमाल की थी। और अगर आपने वानो आर्क देखी भी नहीं है या स्टार्ट भी नहीं करी है, लेकिन फिर भी आपने ये मोमेंट जरूर कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कमाल का मोमेंट में से एक है। और अगर वानो आर्क देखी है तो आप जानते हो कि इस वॉक के पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है और ये कितनी ज्यादा कमाल की है विद एनिमेशन इसकी। जब आप खुद देखोगे तो आप खुद समझ जाओगे। तो चलिए इसी के साथ अपना एपिसोड ये जो हमारा आज का था इसे यहीं पे समाप्त करते हैं। आपका इन सभी में से कौन सा सबसे ज्यादा बैडएस मोमेंट था कमेंट ड्रॉप करके बताना बिल्कुल ना भूलें। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आप इसके बाद कौन से ऐसे कैरेक्टर या कौन सी ऐसी सीरीज के टॉप बैडएस मोमेंट देखना चाहते हो आप उसको भी कमेंट में ड्रॉप कर सकते हो ताकि हम उसके ऊपर जल्द से जल्द वीडियो बना के ला सके। एंड क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये इस सीरीज का एपिसोड 2 है तो इसका एपिसोड 1 चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलना, जो बेस था हमारे लूफी के स्ट्रॉन्गेस्ट राइट हैंड मैन के। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ ज़ोरो द किंग ऑफ हेल, उसके टॉप 10 बैडएस मोमेंट के बारे में। तो हाँ, उसे भी चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलना, उसका लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल गया होगा। सो मिलते हैं किसी और कमाल की वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।